आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे देंगे आपके सवालों के जवाब। साथ ही बाजार की बात करें तो बाजार में बिकवाली आज हावी और वीकनेस काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। निफ्टी अपने डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ, और बैंक निफ्टी की बात करूं तो वहां पे भी बिकवाली हावी होती दिख रही है। 350 अंक से ज्यादा लुढ़क कर कामकाज कर रहा है। वही सेक्टर स्पेसिफिक सभी लाल निशान पर कामकाज करते हुए, लेकिन ऑयल एंड गैस में थोड़ी बढ़ोतरी क्योंकि रिलायंस और ओएनजीसी टॉप गेनर्स में शामिल। खैर, इंडेक्स पर और बात करेंगे डिटेल में, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। टेक शेयर और एचडीएफसी बैंक ने बाजार पर बनाया दबाव। निफ्टी ने 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 23,600 का लेवल तोड़ा। बैंक निफ्टी भी फिर 50,000 के नीचे आया। मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज्यादा फिसले। कमजोर बाजार में भी रिलायंस में खरीदारी। जेफरीज और बर्नस्टीन की बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट से शेयर में जोश। जेफरीज ने दिए 1,690 का टारगेट। कोविड के बाद सबसे अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन। 2% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। आईटी, रियल्टी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव। 1% फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। 6% से ज्यादा गिरावट के साथ डिक्सन बना वायदा का टॉप लूजर। नुवामा की बुलिश रिपोर्ट के बाद डॉक्टर रेड्डीज में तेजी। शेयर 1% से ज्यादा ऊपर। नुवामा ने दिए 1553 के टारगेट। कहा कनाडा और अमेरिका के नए लॉन्च से रिब लिमिट से होने वाले घाटे की काफी हद तक हो सकेगी भरपाई। फरवरी सीरीज में वायदा में शामिल होंगी 6 नई कंपनियां। कैस्ट्रॉल, ग्लैंड फार्मा, एनबीसीसी, फिनिक्स, सोलार इंडस्ट्रीज और टोरेन पार होंगी शामिल। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल सकती है सरकार। बजट में एसजीबी स्कीम के लिए नए आवंटन की संभावना कम। सोने की बढ़ती कीमत को देखते हुए फैसला संभव। तो चलिए भाई, ये थी अब तक की टॉप हेडलाइंस। काफ़ी सारी चीज़ें तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने, हमारे डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी कवर कर ली है, लेकिन बाजार में जो कमज़ोरी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस टाइम पे निफ्टी की तरफ नज़र डाल ली जाए तो ये डे लो पे इस टाइम पे काम कर रहा है। बीएससी के 30 शेयर्स की तरफ नज़र डाली जाए तो वहाँ पे भी हमें कोई अच्छा बोला बाला नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि केवल 6 ही ऐसे शेयर्स हैं जो इस टाइम पे हरे निशान पे काम कर रहे हैं। बाकी के सारे ही स्टॉक्स इस टाइम पे बियर्स के सपोर्ट में खड़े होते हुए नजर आए हैं। काफ़ी बात चल रही थी, जनवरी का महीना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। ट्रंप अपनी सीट को रिज्यूम करने वाले हैं। प्री बजट रैली हो सकता है, अभी तक तो देखने को नहीं मिली, लेकिन हो सकता है कि देखने को मिले। बजट को लेके काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही है। लेकिन आज की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ग्लोबल क्यूज भी कोई स्ट्रॉन्गर नोट पे आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट अगर हम अपना जीडीपी का भी एक नंबर देखें, जो एक प्रपोजल आया है, उसमें भी कोई नंबर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मूड माहौल तो इस टाइम पे ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते क्या ट्रेजेक्ट्री रह सकती है, ये मानस सर से जान लेते हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जी सर, कैसा देखने को मिलेगा आज हमें बाजार का पूरा हाल, अगर बात सारे ही इंडाइसेस की करी जाए तो देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली नेगेटिव है। निफ्टी हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। टेक्निकली देखिए तो अभी भी 10 या 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अब कल 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, लेकिन वापस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। मेरा समझना है कि जो 2 दिन पहले का लो था 550 के आसपास का, वो लेवल ब्रेक होंगे तो कम से कम 300 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। और उस केस में शायद जो नवंबर के लोज थे, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि मेरे ख्याल से 23,250 के आसपास थे। तो बिल्कुल नजर बना के रखिए। और ये मार्केट बिल्कुल डेफिनेटली सेल ऑन रैलीज का ही मार्केट है। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, 24,000 का आंकड़ा क्रॉस ना करके उसके ऊपर क्लोजिंग ना देखने को मिले, तब तक आप खरीदारी नहीं करनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लगता है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी अब एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 49,750 के आसपास है, उस लेवल्स के आसपास आ रहा है। और अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो उसके नीचे आपको कम से कम 1,500 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल कॉशियस अप्रोच है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही, और सेल ऑन रैली की ही स्ट्रेटेजी को आपको यूज करना है।
ठीक है, दोनों ही कमज़ोर बैंक निफ्टी और निफ्टी और कॉशियस रहने की सलाह फिलहाल देखी जा रही है, क्योंकि बाजार में बिकवाली हावी और 49,750 का इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का अगर वो तोड़ता है तो बिकवाली और हावी होगी और 150 अंकों तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल कॉशियस रहने की सलाह। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स से जुड़ते हैं। पहले कॉलर सूरत से जुड़ रहे हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। अच्छा मैम, मेरा सवाल ये है कि RHI मैग्नेसिटा मेरे पास है 720 रुपये 730 रुपये के आसपास रेंज का है और 40 शेयर है, तो उसमें 1 साल का व्यू है, तो आगे क्या करना चाहिए? मतलब सोल्ड आउट करे या उसमें कुछ ऐड करे? और दूसरा शेयर है मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो 500 शेयर है मेरे पास 64 के भाव का, तो उसमें क्या ऐड करे या कुछ मतलब स्टॉप लॉस लगा के बेच दे? 1 साल का व्यू है दोनों में। ठीक है, RHIM से शुरुआत करते हैं। आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया था ध्रुव जी इसमें? नहीं, मैंने ऐसे ही रखा है, मैंने कोई स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही रखा है, इसलिए मैं कोई ये नहीं किया। ठीक है, 1 साल के लिहाज से पूछ रहे हैं मानस जी RHIM, और ये स्टॉक देखिए आप, निराशा ही हाथ लगी है पिछले 1 साल में। 6 महीने का चार्ट देखें या फिर 1 महीने का, 6 महीने में तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, 20% तक ये करेक्शन हो चुका है, इसमें अंडर परफॉर्म कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा। क्या हिदायत 1 साल के लिहाज से? फिलहाल तो लॉस में। तो देखिए 1 साल के हिसाब से भी कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स कंटिन्यूअसली चार्ट्स पे दिख रहे हैं। कभी भी कोई उछाल मिले तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 600 के ऊपर ही करनी है। जहां तक बात लोअर लेवल्स की है, मेरा समझना है कि कम से कम 450 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन अगर 450 का आंकड़ा भी ब्रीच हुआ, उसके नीचे गया, तो शायद आपको 390 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो कॉशियस रहिए, उछाल पे एग्जिट करने की स्ट्रेटेजी को यूज करना है स्टॉक के लिए। कोई भी उछाल पर बेचे, ये सलाह रहेगी आपको RHIM में, और काफ़ी ज़्यादा वीक है चार्ट फिलहाल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे भी इनका सवाल है ध्रुव जी का, ये भी अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा, 52 के लेवल पर कामकाज कर रहा है गिर कर ही, और इसने भी 6 महीने में कोई खास रिटर्न दिया नहीं जनरेट करके, निराशा ही हाथ लगी इसमें भी। क्या करना चाहिए सर? तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है, नीचे की तरफ 48-49 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 60-62 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा कोई ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। तो मेरा समझना है कि इनको स्टॉप लॉस 48 का जरूर लगाना है, उसके नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। तो ये थी राय रिम के ऊपर और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं सोनीपत से जुड़े हैं मनदीप जी। मनदीप जी नमस्कार। Namaskar, very good morning to you, ma'am. Very good morning to the panel, Manas sir. So before I start, I really want to thank CNBC Awaaz. Because of CNBC Awaaz, there was a time when my portfolio went up to 52% on upside. But yes, I was like little overconfident और profit booking नहीं करी, और अभी तो मैं because of these losses जिसका control नहीं है, अभी मैं सिर्फ 1.45 पे आ गया हूँ 52 से, but still अभी I am in positive, so I'm optimistic that will bounce back. So 2 क्वेरी है मेरी। पहली सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज पे मेरी जो बाइंग है दैट इज फॉर 545 की बाइंग है, 140 शेयर्स है। सो आई डोंट नो वेयर दिस कंपनी वेंट रॉन्ग, लाइक फंडामेंटली स्ट्रांग थी। आई केम टू नो कि कैपेक्स किया था इन्होंने, इस वजह से मार्जिन लो आ गए, बट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड लग रही है। तो अब मैं आई कैन स्टे ऑन दिस, मैं लंबा रुकने के लिए तैयार हूँ, बट आई जस्ट वांट टू नो कि फायदा है इसमें, शैल आई गो एंड डू द एवरेज, और भी लाइक आई हैव द कैपेसिटी कि मैं एवरेज कर सकता हूँ। ओके ठीक है, तो सबसे पहले आरती इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो खरीदारी का भाव है डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और आज भी इसमें अपने ये 52 हफ्ते के लो पे इनफैक्ट आ गया है। 2% की इसमें कमज़ोरी हमें देखने को मिल रही है। प्रीवियस ट्रेजेक्ट्री देखें तो वहाँ पे भी कोई शानदार हमें नंबर्स आते हुए नहीं दिखाई दिए। इनफैक्ट जो इसके लास्ट रिजल्ट आए थे और उसके बाद जो गाइडेंस दी गई थी वो भी कहीं ना कहीं लोफ्टी साइड पे दिखाई दी थी मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन मानस सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्या यहाँ से वापस से कोई रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा? अगर क्योंकि इसके वैल्यूएशंस की तरफ नजर डाली जाए तो ऑल टाइम हाई से वैल्यूएशन करीब करीब आधे ऑलरेडी हो गए हैं। जो 60 पे इस टाइम ऑल टाइम हाई जब बाजार में था ये 60 पे था, और ये करेक्ट होकर 29-30 पे ऑलरेडी आ गया है। वापस से कोई रिवाइवल की संभावना कहना है, क्योंकि जो पैटर्न है वो काफी निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 450 के आसपास एक प्राइस सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से ये जो अंडर परफॉर्मेंस कह लीजिए या बेरिश मूव कह लीजिए, ये शायद कंटिन्यू हो सकता है। 350 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है।
बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए, कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है और अब खरीदारी केवल ₹550 के ऊपर ही करें। ठीक है, तो आरती इंडस्ट्रीज पे ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे शब्द के लिए वैसे CNBC आवाज़ को इतना प्यार देने के लिए। अब अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं और पुनीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से। पुनीत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, क्या हालचाल? मैं बढ़िया, आप अपना सवाल पूछिए। मैम मानस जी को नमस्कार। और मेरे क्वेश्चंस हैं दो, एक कोचिन शिपयार्ड और SBI से रिलेटेड है। मैं कोचिन शिपयार्ड को एवरेज करना चाहता हूं। मेरे 615 शेयर्स लिए हुए हैं 1803 के रेट पे। मैं इसे किस लेवल पे एवरेज करूं? और SBI मेरे पास है 6777 शेयर्स एट द रेट 810। इसको किस लेवल पे एवरेज और करना चाहिए मेरे को? ठीक है, पहले कोचिन शिपयार्ड का सवाल लेती हूँ। मानस जी, चार्ट देखिए आप कोचिन शिपयार्ड की 1501 पे अभी फिलहाल फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है और 52 वीक कहा ये 3000 के आसपास था, लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें पीक से 20% से 25% का करेक्शन दिख चुका है। अब कंसिडरिंग बजट है आगे, जिस तरीके से ऑर्डर विंस और डील्स दिख रहे हैं, क्या वो लेवल आएगा? फिलहाल तो लॉस में नजर आ रहे हैं। पुनीत जी, क्या एवरेजिंग की सलाह है? अगर हाँ तो कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? तो देखिए, करीब 2 मंथ पहले नवंबर मंथ में स्टॉक ने एक हैमर पैटर्न बनाया था करेक्शन के बाद। 2900 से करेक्शन शुरू हुआ था, 1300 के आसपास बॉटम बना, एक हैमर पैटर्न बना जो बताता है कि शायद अब यहाँ से जो गिरावट है वो थम जाएगी। तो पोजीशन में बने रहना चाहिए। 1265 का आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहना, ये मैं लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा हूँ। 1265 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखिए, पॉइंट ये कि अगर 1700 रुपए के ऊपर सस्टेन हो गया तो आपको शायद वापस 2700 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। तो अगर आपको और पोजीशन बनानी है तो आपको ब्रेकआउट पे खरीदारी करनी है, नीचे की तरफ नहीं। जब ब्रेकआउट 1700 रुपए के ऊपर देखने को मिले तब खरीदारी करिए। फिर आप स्टॉप लॉस को आप छोटा करके 1400 पे लगा सकते हैं, फिर टारगेट आप 2700 रुपए सेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट पे खरीदारी करने की फिलहाल सलाह मिली है कोचिन शिपयार्ड में पुनीत जी आपको, और साथ ही अभी होल्ड भी कर सकते हैं आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी इनका सवाल है सर, 770 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल तो गिरकर, और इसमें भी काफ़ी हमें देखने को, लेकिन सर ये तो कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक मैं कहना चाहूँगी, लेकिन अभी फिलहाल लॉस में 810 की खरीद है इनकी, क्या करना चाहिए? होल्ड की सलाह रहेगी? और अगर हाँ तो, और एवरेजिंग पे भी इनका सवाल था, किस लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ में स्टॉक ने 750 का आंकड़ा ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए। इतना वेट किया है तो आप 749 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी, फ्रेश खरीदारी आपको केवल 805 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चले, नई खरीदारी की सलाह यहाँ पे नहीं आ रही है। लेवल्स बता दिए हैं जहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो हमारे अगले दर्शक हैं वाराणसी से हैं। वाराणसी से शैवाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग शैवाल जी, कैसे हैं आप? मैम बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? आई एम ऑल गुड सर। आपका सवाल? मैडम NBCC के शेयर्स हैं 110 के प्राइस पे, और मेरे पास 1250 शेयर्स हैं। ओके, तो उस पे मुझे व्यू जानना था कि अभी 3-4 महीने में होल्ड कर सकता हूँ इसे। अच्छा, क्या व्यू रहेगा उस पर? ठीक है। कोई स्टॉप लॉस आपने लगाया है कि 110 पे खरीदा है, अभी 90 पे काम कर रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं लगाया मैडम। मैं इसको और भी होल्ड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने कोई ज्यादा वो नहीं किया। मैं व्यू जानना चाह रहा था इसमें। अच्छा, 3-4 महीने 5 महीने ठीक। दो आज तो इसमें करीबन 1.25% की मजबूती दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस ट्रेजेक्टरी इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है, और पी भी ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑलमोस्ट सेम पी पे इस टाइम पे काम कर रहा है। लेकिन 2024 की बात करी जाए, दिसंबर तक कंपनी ने अच्छे खासे ऑर्डर्स, कंपनी के हाथ काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए हैं। मानस सर, आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी है, और क्या वापस से हमें नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे? अगर हम शॉर्ट टर्म नज़रिया भी ले लें 3 से 4 महीने का, और अगर नहीं आते हैं तो कब तक हम होल्ड करके चलें? तो देखिए, सबसे पहले एक स्तर आपको ध्यान रखना है 85 रुपीज का। 85 रुपीज के नीचे जाएगा तो बेरिश साइन होगा, क्योंकि हम पिछले करीब अक्टूबर मंथ से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो अगर 85 के नीचे गया तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 105 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 105 के ऊपर सस्टेन हुआ तो आपको 125 रुपए तक के भाव दिखा देगा। लेकिन क्योंकि मार्केट वीक है और स्टॉक एक सपोर्ट के पास में है, इसलिए कॉशियस रहिए और 84 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
ठीक है, 84 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए फिलहाल, और 105 के आसपास ही खरीदारी की सलाह है फिलहाल, क्योंकि बाजार अभी थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। चलिए अब अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं हम। अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कोलकाता से बात कर रहे हैं। मेरे पास 119 ईविदा का शेयर है, ईविदा का 259 रुपये में। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाहते हैं। 119 शेयर्स हैं, 259 की खरीद है इनकी। फिलहाल तो लॉस में, क्योंकि 222 के लेवल पर कामकाज कर रहा है ये मामूली बढ़त के साथ। मानस जी चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं अब? लेकिन ये जो स्टॉक है सर, काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, रिटेलर्स के पास रहता है काफ़ी, लेकिन एक साल में इसने ठीक ही रिटर्न दिया है। अगर आप देखें तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न एक साल में इसने जनरेट करके दिया है अपने निवेशकों को। क्या 2025 में भी वैसा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं इरीडा में? और साथ ही जिनके पोर्टफोलियो में है वो क्या करें, इस लेवल पे खरीदारी की राय रहेगी, और फिलहाल इनको कौन सी राय? तो देखिए, दोनों व्यू में देता हूँ। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 199 के स्टॉप लॉस पोजीशन को होल्ड करें। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है, जिसमें आपको शायद 250 तक का रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो 250 के टारगेट के लिए बने रहिए 199 के स्टॉप लॉस के साथ। जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से अब जब रैली शुरू होगी तो शायद पिछला हाई जो कि 300 रुपए है उसको भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। लेकिन उस टारगेट के लिए अगर प्ले करना है या तो आपके पास पोजीशन है उसको होल्ड करना है, तो आपको स्टॉप लॉस 179 का ही लगाना पड़ेगा। तो ये थी राय आइरेडा पर। आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं उनसे जुड़ा जाए। अगले दर्शक गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक जी। दीपक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाइए। ऑल गुड सर, बताइए क्या सवाल है? मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर हैं 8,060 रुपए पे लिए हुए हैं। अच्छा। और एनालिस्ट बोलता है इसको होल्ड करके रखो, ये 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, मगर अभी तक ये गिरता ही जा रहा है। तो आपने ये जब लिया था स्टॉक, तो ये आपने अपने आप चार्ट्स देख के लिया था या आपको किसी ने रेफर किया था? नहीं, एनालिस्ट सब जो रेफर करते हैं, अच्छा, उन्हीं की रेफरेंस पे लिया था कि ये मिनी HDFC बैंक बनेगा कैसे दिन। ये तो मानस सर बताएंगे। मानस सर, IDFC बैंक के इनके पास करीबन 8,000 शेयर हैं, 60 रुपए की खरीद है। ठीक है, एक्सपर्ट फर्टर्निटी ने किसी ने इनको रेफर किया था कि 120 तक के नंबर्स देखने को मिलेंगे IDFC के अंदर, लेकिन ये जो अभी टिका हुआ है ये इसी सेम लेवल्स पे इस टाइम पे काम कर रहा है। इनफैक्ट अगर पास्ट की ट्रेजेक्ट्री भी देखी जाए तो फ्लैट टोन यहाँ पे दिखाई दी है। क्या HDFC बैंक बनेगा IDFC बैंक? तो देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक की जहां तक बात है, सबसे पहले काम ये करना है, इन्होंने इनकी कॉस्ट बहुत अच्छी है, 60 रुपए पे लिया हुआ है, 62 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉटम पे लिया हुआ है इन्होंने। पहला काम करना है कि 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले, तो आपको जो रिस्क है वो 1 ही रुपए का रहेगा, क्योंकि अगर 59 का आंकड़ा ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला, तो आपको 52 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। इसलिए बहुत ही अहम सपोर्ट है 59 का, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जहां तक बात रेजिस्टेंस की है, 65 से लेकर 67 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। एक बार 67 का लेवल ब्रीच होगा तो फिर रिकवरी में आपको 80 या 82 रुपए तक के भाव भी दिखा देगा। अभी 100 रुपए के ऊपर की बात करना थोड़ा मुश्किल है टेक्निकली, लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेंगे और स्टॉक अगर 67 के ऊपर निकला तो कम से कम 80 रुपए के टारगेट आपको स्टॉक बिल्कुल दिखा सकता है। ठीक है, 59 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आप मेंटेन करके चलें इसको, और अगर ये 80 को ब्रीच करता है, इनफैक्ट 79 को ब्रीच करता है, तो एक अच्छा खासा पुल बैक दिखने को मिलेगा, लेकिन 100 वाला लेवल अभी दूर नज़र आ रहा है। ये राय फिलहाल आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर। फिलहाल एक वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज़ की एक्सक्लूसिव पेशकश में, और अब बात करते हैं ग्रो और CNBC आवाज़ की एक खास पहल की। अब आप चाहे नए इन्वेस्टर हो या तो फिर एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, हमारा मकसद ये है कि आपको एक ऐसे तरीकों से और साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना चाहिए जिनसे आप बाजार को अच्छी तरह से समझ सकें और साथ ही साथ बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन भी ले सकें। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप उन फ्रॉडस्टर्स की पहचान कर सकते हैं जो खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ब्रोकर्स या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स के रूप में आपके सामने पेश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं मानस सर। मानस सर,
हमारी बात हुई है प्रियांक वर्मा से ईमेल के जरिए। उनका एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है। उनका कहना है कि उनको हाल ही में एक ट्रेडिंग स्कीम के बारे में पता चला है। टेलीग्राम चैनल सबने ही सुना होगा, वहाँ पे एक फाइनेंशियल ब्रोकर ने बताया है कि कैसे शॉर्ट टर्म में आप हाई प्रॉफिट ले सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उनको ये स्कीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वेरीफाई करूँ कि ये स्कीम सही है या फिर कोई स्कैम है, ये आपसे उनका सवाल है। जी, तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो टेलीग्राम होता है या तो जहां पर आपको टिप्स मिल रही हो, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो वो किसी रिसर्च के बैक में हो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। कोई रिसर्च हो और उसके बेसिस पे आपने अपनी पोजीशन चाहे ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई हो, वो ज्यादा बेहतर रहता है। इसलिए टेलीग्राम और टिप्स पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, कभी कोई आपको गारंटी दे, पहली बात, ये मार्केट है, मार्केट में कोई भी गारंटेड रिटर्न्स नहीं मिल सकते, क्योंकि मार्केट में ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर कोई मोटे मुनाफे का आपको वादा करे और जिसमें रिस्क ना हो या रिस्क कम हो, तो वो उसमें कहीं ना कहीं एक उसकी उम्मीद रहती है कि वहां पर कहीं ना कहीं कोई स्कैम हो सकता है। इसलिए ऐसे जो वादे होते हैं उनसे आपको दूर रहना है। ऐसे वादे के मैसेज जो अगर आपके पास आ रहे हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए। तीसरी एक बहुत ही बड़ी चीज, देखिए, अब तो सब रेगुलेटर के हाथ में है, और जो आ रहे हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं या तो अपने रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो रजिस्टर्ड रहते हैं सेबी पे। तो आप वहां पर एक बार चेक कर लें कि वो लोग जो आपको ये भरोसा दे रहे हैं कि आपको अश्योर रिटर्न मिलेगा, वो क्या रजिस्टर्ड है या नहीं है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ। और तीसरी चीज, कोई भी निवेश करें या ट्रेड करें तो एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट या रजिस्टर्ड जो सलाहकार होते हैं उनके हिसाब से ही ट्रेड आपको पोजीशन बनानी चाहिए। तो सबसे पॉइंट ये है कि आप अपनी जो पोजीशन बनाए वो किसी ना किसी रिसर्च के भरोसे पे ही होनी चाहिए। ओके, बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा अपना माइंड यूज़ करना है बाजार में काम करने से पहले, और देखना है कि कौन फ्रॉडस्टर है और कौन आपको सही सलाह दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो बाकी के हमारे व्यूअर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके सवाल भी लिए जाएंगे, उसकी तरफ बढ़ा जाए। लखनऊ से प्रणव जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव जी, गुड मॉर्निंग। प्रणव जी के पास, चलिए मैं एक बार सवाल ले लेती हूँ। इनका सवाल है डाबर के ऊपर। इनके पास डाबर के 900 शेयर्स हैं और 512 की खरीद है डाबर के अंदर। एफएमसीजी काउंटर सर, पहले तो आपको कैसा लग रहा है, और साथ में डाबर की पर्टिकुलरली बात करी जाए तो यहाँ पे किस तरीके का इस टाइम पे आपको लग रहे हैं चार्ट्स पे? देखिए, एफएमसीजी क्षेत्र में ज्यादातर स्टॉक्स अब कहीं ना कहीं जो उनकी गिरावट थी वो थमी है, और डाबर भी उन्हीं में से एक है। पिछले अगर आप 2-3 मंथ से देखें तो अब डाबर ने कंसोलिडेशन दिखाया लोअर लेवल पे, और 500 रुपए के आसपास सपोर्ट बना हुआ है। तो 498 के स्टॉप लॉस से डाबर में बनना चाहिए। हालांकि अब आपको रैली तभी देखने को मिलेगी जब 530 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा, और अगर 530 के ऊपर निकला तो 570 या 580 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय डाबर के ऊपर। मानस सर, थैंक यू सो मच, जितने भी आपसे सवाल पूछे गए बखूबी उनके जवाब देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच जी। तो चलिए, अब वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे समेटने का। मैं आपसे लूंगी विदा, लेकिन आप जाइए कहीं नहीं, आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। बढ़िया बढ़िया शो हम लेके आते रहते हैं, तो जुड़े रहिए और बढ़िया मुनाफा भी कमाते रहिए।